मुझे एनसीईआरटी देना, इंट्रो देखना मुझे इसका। कल एनसीईआरटी से कराया था, उसको लिखा, फिर से आप पढ़ा, उसको कम से कम पढ़ लिया। चलिए, तो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म्स, है ना? तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लावर्स जो हैं लोग अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे घर में सजाने के लिए, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, वो दिखते भी अच्छे हैंगे, मतलब सब चीज़ें फ्लावर्स के बारे में यूजली क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ये दिखता अच्छा है वैसे इसकी फ्लावरिंग प्लांट्स में इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इसके अंदर रहता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, और रिप्रोडक्शन ज़रूरी है इसके लिए मोर एंड मोर प्लांट्स के बनने के लिए। तो जैसे ये दिखता अच्छा है वैसे इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है एंजियोस्पर्म्स के लिए। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे हमारे एनसीईआरटी का। लिखा है इसमें, वी आर नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द स्लाइड यहाँ से कैसे चालू हो रहा है? चलिए, हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें फर्स्ट लिखिए कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली लाइव क्लास में भी आ गया है, तो डीजे तो नहीं कर रहे? उसके पीछे चली गई हो यार, मुझे लगा मेरे ऊपर गिर गई। चला चाहिए मुझे आगे देखना, हटाना वटाना नहीं, बस देख लेना है। मेरे ऊपर तो नहीं है ना कहीं? डिलीट कर देती है लाइव। नहीं, लोगों को इतना सा भी डर नहीं लगता क्या? चलो, तो इसमें दूसरी चीज लिखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा बनेगा सीड एंड फ्रूट्स। सीड्स एंड फ्रूट्स। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? लिखिए एंजियोस्पर्म्स। क्या है ये? एंजियोस्पर्म्स। तो स्टार्ट में लिखिए, ऑल एंजियोस्पर्म्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स। ऑल एंजियोस्पर्म्स शो, all angiosperms show sexual reproduction through flowers. All angiosperms show sexual reproduction through flowers. अब फ्लावर्स जो हैं ह्यूमंस को, वो बंद कर दो इसीलिए क्लास ठंडी नहीं हो रही है। अब ह्यूमंस को
ये फ्लावर्स ह्यूमंस या बर्ड्स या इंसेक्ट किसी को भी ये फ्लावर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एक तो ये कलरफुल होते हैं, इसके बाद इनके अंदर अलग अलग सेंट होती है, तो इसे बहुत दिखने में अच्छे होते हैं। तो इस वे में ये फ्लावर्स अपने तरफ ह्यूमंस को भी और अलग अलग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पर कलर एंड फ्रेगनेंसेस आर एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन, ये लिखिए पॉलिनेशन के लिए, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। कलर एंड फ्रेगनेंस इसके क्या है, एडेप्टेशन। Color and fragrance are adaptations for pollination. Colors and fragrances are adaptation for pollination. And primary function of flower क्या है, reproduction। तो flower सिर्फ सजावट दिखने इन सब के लिए जरूरी नहीं है, इसका मेन फंक्शन क्या है, reproduction। तो अगर primary function of flower पूछा जाए तो it is reproduction। अब ऑल एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसमें, फ्लावर में, क्योंकि फ्लावर में रहता है सेक्सुअल मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है, सेक्सुअल ऑर्गन, ये किसमें रहते हैं, फ्लावर्स में। ठीक है, अब फ्लावर्स जो है ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, मतलब इनका अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर होता है ना, अलग अलग फ्लोरल पार्ट रहते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी हमको मिलती है अलग अलग फ्लावर में। दीज वेरिएशन हेल्प इन डिफरेंट पॉलिनेशन मैकेनिज्म। चलिए अब लिखिए हेडिंग, एडेप्टेशन इन फ्लावर्स। एडेप्टेशन इन फ्लावर्स, फ्लावर्स अपने अंदर क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं। Adaptations in flowers। अब ये एडेप्टेशन ऑब्वियसली किस लिए होंगे, अब जैसे ये लिजर्ड ही, जैसे कोई मारने आते तो क्या कर देती है, अपनी पूंछ तोड़ देती है। एडेप्टेशन क्यों है ये, ताकि जो इसको किल करने वाला वो कंफ्यूज हो जाए कि इसका ये पार्ट यहाँ है तो वो कहाँ गए, तो इस तरीके से हाइड कर लेते हैं अपने आप को। तो एडेप्टेशन एक्चुअली में किस लिए होती है, हमारे बेटरमेंट के लिए। तो ये एडेप्टेशन जो फ्लावर अपने अंदर ला रहा है, ये क्या हेल्प करते हैं, लिखिए ब्राइट पेटल। ब्राइट पेटल मतलब जो इसकी पंखुड़ियां रहती हैं, ये अगर ब्राइट रहती हैं, कलरफुल रहती हैं, तो इंसेक्ट के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। देखिए ब्राइट पेटल मतलब जो पंखुड़ी होती है, ब्राइट पेटल इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करती है। नेक्टर जो एक ये डिस्चार्ज इनके अंदर फ्लूइड रहता है, ये क्या करती है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है। नेक्टर जो है फ्लावर का अट्रैक्ट्स एनिमल्स, नेक्टर अट्रैक्ट्स एनिमल्स एंड इन फ्लावर्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं कि विंड के थ्रू भी, हवा के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सके। तो ये भी एडेप्टेशन है, विंड पॉलिनेशन स्ट्रक्चर। तो फ्लावर अपने बेटरमेंट के लिए, बेटर रिप्रोडक्शन के लिए अपने अंदर क्या ला रहा है, ढेर सारे एडेप्टेशंस। चलिए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल, क्यों फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फाइनल, ये सब इंट्रो है, अभी सब डिटेल में पढ़ना है। प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर एक्चुअली में बनाता क्या है, जो फ्लावर का
ओव्यूल पार्ट रहता है जो कि फीमेल पार्ट है, ओव्यूल बन जाता है सीड, ओव्यूल बन जाता है सीड एंड ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओवरी बन जाती है फ्रूट। देखिए ओवरी में आ रहा है, फ्रूट में आ रहा है, बच्चे सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओव्यूल के एंड में ई है, सीड में ई है, ठीक है। तो ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, ओवरी बनाती है, ठीक है, याद रहेगा, अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। चलिए इस चैप्टर में नीट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मेन चीज हमको पढ़नी है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी भी और चीजें वो हम पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी में दिया है, लीजिए आप एनसीईआरटी ले लो, हम कॉपी में तो बोल लिया है मैंने। देखिए 1.1 में क्या दिया हुआ है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मतलब सबको आकर्षित करने वाला ऑर्गन है का। ह्यूमन हैव यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, हम पूजा पाठ में, फ्यूनरल में, किसी खुशी में, हर चीज में फ्लावर्स का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लावर की, एस्थेटिक वैल्यू मतलब दिखने में अच्छा लगता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू कहीं ना कहीं डेकोरेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है, सोशल वैल्यू मतलब अलग अलग सोशल गैदरिंग में यूज होता है, रिलीजियस वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू, ये कुछ क्या हैंगे एग्जाम्पल्स जहां पर फ्लावर यूज होता है। फ्लावर एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशन, हम फ्लावर्स के थ्रू अपने इमोशन भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सेकेंड पेज पे दिया हुआ शायद पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। अब ये जो फिगर दिया है इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं एक टिपिकल फ्लावर का, दिया हुआ फिगर दिखाइए कौन सा है, हाँ ये, ठीक है। चलिए अब पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है सेपल, जो ग्रीन कलर का एक नीचे पार्ट रहता है जो हमारा फ्लावर के खुलने से पहले फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है ना, दैट इज सेपल। फिर है पेटल्स, ठीक है। फिर है हमारा एंड्रोशियम, ये रहा एंड्रोशियम, ये, ठीक है, ये मेल पार्ट, एंड ये जो है आपका दिस इज गाइनोशियम। एक बार बताती हूँ आपको, इसका दूसरे नाम क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला। ये जो है हमारा दिस इज सेपल, है ना, कैलिक्स। ये जो हमारा रेड रेड दिस इज पेटल्स, कोरोलास। फिर जो मेल पार्ट है, जो मेल स्ट्रक्चर है फ्लावर का, उसको कहते हैं एंड्रोशियम, जिसमें क्या रहता है होल्स ऑफ स्टेमेन, मतलब स्टेमेन के पार्ट्स रहते हैं। मेल पार्ट क्या है, ये दिस इज एंड्रोशियम, दिख रहा है आपको मेल पार्ट। इसके बाद है फीमेल पार्ट गाइनोशियम, दिस इस सेंटर में दिख रहा है, दिस इज गाइनोशियम। क्लियर हुआ चारों मेल पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देख के समझ में आया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेन, क्योंकि यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। वैसे कैलिक्स कोरोला के बारे में बता देते हैं। कैलिक्स क्या करता है भाई, जो हमारा ग्रीन पार्ट है, जो हमारे सेपल्स हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर्स को बडिंग के पहले, जब ये बड फॉर्म में है उसके पहले इसको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद सारे पार्ट्स को कोरोला जो है ये क्या करता है, पेटल्स क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, जो हम कहते हैं कलरफुल रहते हैं, सेंटेड रहते हैं। अब मेन क्योंकि इसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम ध्यान देंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पे, दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया स्टेमेन। स्टेमेन किस में आता है, एंड्रोशियम में, मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमेन। तो यहाँ देख सकते हैं एक स्टेमेन को, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है और ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा स्टेमेन है जिसमें एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है और नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, दो चीज से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अब इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, मतलब दूसरा एंड, ये देख रहे हैं कहां पर अटैच है, अटैच टू द थैलेमस और द पेटल। या तो ये थैलेमस से अटैच है या तो ये जो नीचे
पेटल्स हैं इससे अटैच है, ठीक है। एक एंड पे तो ये ऊपर वाला पार्ट है और दूसरा वाला किससे अटैच है, थैलेमस या फिर पेटल से। अब देखिए, अब जब हम स्टेमेन को बड़ा करके देखें तो कैसे, इसमें दो पार्ट है, मेरे पता है, फिलामेंट एंड एंथर। ये लिखते हो, चलो हेडिंग डालिए एंड्रोशियम और उसमें लिखिए स्टेमेन। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हेडिंग डालिए, लिखो पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर, शॉर्ट में लिख लो, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड पिस्टल। चलो देखिए, सेपल, पेटल, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेपल को आके कहते हैं कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। ये कैसा होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो लीफ की तरह दिखता है, तो कैसा होता है कैलिक्स हमारा सेपल, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और होल का मतलब क्या होता है पता है, होल मतलब एक तरीके से उसके पार्ट्स। तो ये फ्लावर का आउटर मोस्ट होल है, WHOR है, क्योंकि सबसे बाहर का हमने देखा था, बाहर ग्रीन कलर का, फिर उसके अंदर पेटल्स हैं, फिर मेल पार्ट है, फिर फीमेल पार्ट है। तो आउटर मोस्ट होल क्या है, होल ऑफ फ्लावर्स मतलब पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या क्या है, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो आउटर मोस्ट होल क्या है, कैलिक्स या सेपल। तो लिखिए ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज आउटर मोस्ट होल। इसका काम क्या है, फंक्शन है प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। अब जब ये सेपल और कैलिक्स में डिफरेंस क्या है, सेपल वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो ग्रीन पत्ती जैसा। अब ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। जब ये एक साथ इनको हम बोलेंगे तो कहेंगे कैलिक्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलिक्स। चले आगे, अब लिखिए पेटल। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर। कैसे रहते हैं ये, ब्राइट रहते हैं, ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कोरोला। और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, कोरोला, फॉर्म कोरोला, COROLLA, कोरोला। और इनका काम क्या है, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। दीज अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, जैसे बर्ड्स एंड इंसेक्ट, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर, ठीक है। अब हेडिंग डालिए मेन हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको कहते हैं कार्पल या पिस्टल, CRPL कार्पल या PISTL पिस्टल, कार्पल और पिस्टल। इसमें अभी इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि हमको मेल स्टार्ट करना है। चलिए इसमें लिख दीजिए कि 3 पार्ट्स का बनता है, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसकी डिटेलिंग हम अभी आगे पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको क्या कहेंगे, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल, पिस्टल या गाइनोशियम। अब लिखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन, इसको कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। चले आगे, चलिए अब मेल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, हमने बताया फिलामेंट एंड एंथर। ये जो लॉन्ग स्टिक लाइक है दिस इज फिलामेंट एंड एंथर। तो लिखिए 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट
एंड एंथर। फिलामेंट क्या है? थिन स्टॉक, छोटी सी लकड़ी टाइप की। दिस इज थिन स्टॉक। देन आता है एंथर। ये क्या होता है? टिप ऑफ स्टेमन इज एंथर। टिप ऑफ स्टेमन इज एंथर। और ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, एंथर के अंदर बनता है प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन कहाँ बढ़ता है? एंथर के अंदर। मेल का जो दो पार्ट है, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एक तरीके से स्टिक है जो होल्ड करके रखी है एंथर को, और एंथर जो कि क्या करता है, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, चलिए। और ये पोलन ग्रेन है क्या? दिस पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन्स। फ्लावर्स में, ह्यूमंस में क्या होता है? स्पर्म्स। जैसे यहाँ क्या है? फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन, जो कहाँ बनता है? एंथर के अंदर। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए कि फ्लोरिकल्चर क्या था। ऊपर कहीं लिख लो, फ्लोरिकल्चर, FLORICULTUR। एनसीईआरटी में दिए, इसलिए लिखवा रहे हैं फ्लोरिकल्चर, FLORICULTURE। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूल पौधों का कल्टीवेशन, उगाना कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको थोड़ा समझ लीजिए बस। फ्लावर्स में रहती है रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर में रहती है रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर कंटेन रिप्रोडक्टिव यूनिट। These reproductive unit develop in, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव यूनिट कहाँ पर डेवलप होती हैं? एंथर एंड ओवरी में। एंथर मतलब मेल की बात हो रही है, मेल वाला जो है एंथर, एंड ओवरी दैट इज फीमेल। एंथर में डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन, ये कहाँ डेवलप होता है? एंड ओवरी में प्रोड्यूस होती हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या बनती है आगे चलकर? सीड्स। और ओवरी क्या बनती है? ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ तक आपको इंट्रो समझ में आया? इसको एक मिनट रिवाइज करो सारे पार्ट, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्टेमेन क्या है, पिस्टल क्या है, क्या कहते हैं, एंथर क्या है, ओवरी क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है। तो ये आपको रफली सब पता होना चाहिए। अभी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, तो एक बार इसको 2 मिनट में रिविजन करिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना है।
हो गया रीजू? मेल पार्ट क्या है फ्लावर का? स्टेम। स्टेमन के दो पार्ट क्या है? फिलामेंट और एंथर। पॉलन ग्रेन हमें कहाँ मिलती है? एंथर में। और पॉलन ग्रेन होती क्या है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसका। चलिए अब हेडिंग डालिए प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब देखिए ये क्या है, सैक है कि ये भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, पर यहाँ क्योंकि डायग्राम दे दिया गया तो समझाते हैं। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब यहाँ कुछ लोब्स होती हैं, क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, पर आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से लाइन है ना, लाइन ऑफ डेहिसेंस। मतलब कभी आपने देखा ना, आप घर में अगर कोई अंकुरित अनाज डालते हैं पानी में, फिर वो फूट करके नया वो निकालता है उसका स्प्राउट्स। तो वैसे ही है, जो पॉलन ग्रेन इसमें बनकर इसमें रहें, ये तो हमारा काम नहीं, वो पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक जाना चाहिए ना। तो इसके लिए इन सैक को, इन जो सैक है जिसमें हमारी पॉलन ग्रेन बनती है, इनको फटना पड़ेगा ताकि ये रिलीज कर सके पॉलन ग्रेन, है ना। इनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक ओपन होना पड़ेगा। तो ओपन होने के लिए जो लाइंस है, मतलब जो उसको ओपन करती हैं, जो हेल्प करती है उसमें, इन लाइंस को कहते हैं लाइन ऑफ डेसिस। जब ये स्प्रेड हो जाती है तो ये सैक ओपन हो जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ डेसिस समझ में आया? ये किससे हेल्प करेंगी? पॉलन ग्रेन के रिलीज में। अब देखिए मेन स्ट्रक्चर। अब ये जो ये पार्ट है ना, इसको हमने ऐसे करके आपको दिखाया है, ट्रांसफर सेक्शन। ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इस येलो पार्ट को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे क्या है? फिलामेंट। अब इस जो हमारा एंथर है, ये बाई लोब स्ट्रक्चर है, 1 लोब 2 लोब। लिखिए लिखिए एंथर के बारे में सबसे पहले लिखिए बाई लोब स्ट्रक्चर। बाई लोब स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अब यहां देखिए ये कैसे रहता है? डाइथिकस। दो थीकास हमको इसमें मिलेंगे। तो सेकंड चीज क्या है? बाइलोब एंड डाइथिकस। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज डाइथिकस। ठीक है, अब यहां देखिए इसके बाद इसके अंदर सैक मतलब एक तरीके से बोरा या कोई चीज जिसमें कोई सामान रखा जाता है। तो पहला ये बाइलोब है, डाइथिकस है। उसके बाद इसमें हमको मिलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक मतलब ऐसी यूटेंसिल या ऐसी पन्नी या ऐसा बोरा जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स दिख रही है। तो पॉलन सैक का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। कितनी है? 1 2 3 4 बाइलोब स्ट्रक्चर, डाइथिकस एंड 4 पॉलन सैक। हर लोब में दो, तो क्योंकि दो लोब है तो टोटल कितनी हो गई? ठीक है, और पॉलन सैक का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया।
अब एंथर के 4 साइड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसा आता है, शेप कैसा है इसका, टेट्रागोनल। शेप कैसा है, टेट्रागोनल। ये 4 पॉलन सैक लिखिए, मतलब 4 पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं हमारे एक एंथर में। याद रहेगा ये टर्म्स, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब उस जगह की बात करें जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन एक चीज नहीं है, वो चीज जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहती है उसको कह रहे हैं पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, चलिए, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 4। अब माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में के लिए एक लाइन लिखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें डेवलप होता है, पॉलन सैक में। जो कि क्या है, दिस इज साइट ऑफ पॉलन फॉर्मेशन। जो पॉलन सैक है ये क्या होता है, पॉलन सैक इज अ साइट ऑफ पॉलन फॉर्मेशन। पॉलन मतलब मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो हम बिल्कुल अभी ए से स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या था, ये कौन सा, अब गैमेट्स होते हैं ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो गैमेट्स तो बनेंगे। ठीक है, अब लिखिए, pollen sacs are filled with pollen grains। pollen sacs are filled with pollen grains। अब इन sacs के अंदर होते हैं ढेर सारे pollen grains। pollen grain है हमारा मेल गैमेटोफाइट। चलिए चले आगे। अब हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में लिखिए, ये जो हमारा एंथर होता है ना, एंथर जिसके अंदर क्या है, ये पॉलन सैक्स है। ये एंथर जब यंग रहता है, मतलब अभी ग्रोइंग वाले उसमें, तो इसके अंदर बहुत सारी जैसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना। लिखिए, यंग एंथर हैज, यंग एंथर has homologous mass of meristematic cell। इस लाइन का मतलब क्या, होमोलोगस मतलब एक जैसी, मास मतलब ढेर सारी, किसकी, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी होती है, दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ठीक है, तो यंग एंथर के अंदर एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती हैं जो एक्टिवली डिवाइड करती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं, इन सेल को हम कहते हैं, इसको जो ये यंग एंथर में इसको कहते हैं प्राइमरी, पहली प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और इन स्पोरोजेनस सेल के बाहर होती है एंथर वॉल, जी, एंथर की वॉल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जब एक यंग एंथर रहता है, इसके अंदर मास रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, बहुत सारी। देखिए एनसीईआरटी में शायद डायग्राम बना हुआ होगा, ग्रीन कलर के एक डायग्राम है जिसमें बहुत सारी सेल्स बताई हैं, है ना। तो यंग एंथर में होती हैं एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल जो एक्टिवली डिवाइड करती हैं, जिनको हमने कहा है प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल।
और ये प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल के बाहर होती है एंथर की वॉल। ठीक है, अब लिखिए, तो प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल क्या होती है? यंग एंथर में जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब याद रहेगा। अब लिखिए फंक्शन ऑफ प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल क्या करती हैं? डिफरेंशिएट टू फॉर्म, डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड होकर क्या बनाती है? डिफरेंशिएट टू फॉर्म, ये प्राइमरी सेल डिवाइड होकर बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए अब यहाँ पर ये आगे आता कर मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ ताकि अब बच्चों को कंफ्यूजन न रहे। मेल का जो गैमेट है छोटा रहेगा तो माइक्रोस्पोर, जो फीमेल का रहेगा मेगास्पोर। ठीक है, इसीलिए मेल माइक्रो वर्ड आते ही होगा मेल की बात हो रही है, एंड मेगा जहां जहां कभी हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर, तो सब फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा यंग एंथर के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल जिसको होगा प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल, ये डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके क्या फॉर्म कर रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है 2n। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी रहती है? और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना, माइक्रोस्पोर एमएमसी, ये कहां डेवलप होती है? दिस डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब बताओ? साइड ऑफ योर फॉर्मेशन, जो सैक है, जो उसका जो जिस सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर कहाँ डेवलप होंगी? मैं आपको बार बार माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम कोई सेल नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। है ना, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी माइक्रोस्कोपिक सेल्स जब बताएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक पार्ट है जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रही है, ये कोई सेल नहीं है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर की तो बात हो गई, अब आते हैं एंथर वॉल की लेयर। जो हमने एंथर पढ़ा है, जो हमारा एंथर है, इसकी अलग अलग वॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए ये सब हम अभी एंथर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब ये जो एंथर है ना, इसकी अलग अलग वॉल्स की, किस किस वॉल्स से हम पढ़ते हैं? स्किन एपिडर्मिस, है ना। तो जो लेयर्स हैं इस एंथर के, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो सैक है, ये जो हमारा मेन माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 4 अलग अलग इसके बाहर लेयर्स रहती हैं। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय अ वॉल कंटेनिंग 4 डिस्टिंक्ट लेयर। मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 अलग अलग लेयर होती हैं। लिखिए ये लाइन, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन रहता है, मैच्योर होता है ना। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहती है इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होती है।
अब इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये लेयर क्या है। देखिए, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दी वॉल लेयर, सेल्स के तौर में ये लेयर दिख रही है, ये लेयर दिख रही है, फिर ये दिख रही है और फिर आउटर मोस्ट। तो 4 लेयर्स ऑफ सेल हमको किसके बाहर मिल रही हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के। मैं इतना आपको इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ कि आपको एकदम क्लियर रहे चीजें, है ना। आप खुद अगर कहीं पर भी डाउट आए तुरंत रोक लेना, क्योंकि आगे जब हम मेन पूरा इवेंट पढ़ेंगे तब मैं नहीं बताते बैठूंगी कि वो स्ट्रक्चर क्या था, वहां क्या बन रहा था, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं शनाया? माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कौन सी लेयर्स हैं। जैसे मेरे घर के बाद क्या क्या डिफेंस सिस्टम है, मेरी लेयर नहीं, मेरे घर के बाहर फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल के तौर में यहाँ आपको समझा दिया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज, चलिए तो इस टाइप से ना आप क्या करो, ऐसे बनाओ एंथर वॉल लेयर और उसको डिवाइड करो 1 2 3 4 में, ऐसे करके एंथर वॉल लेयर, और डिवाइड करिए इसको 4 पार्ट में। इसमें हमारी सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। चलिए, एपिडर्मिस के बारे में लिखिए आउटर वन, आउटर मोस्ट लेयर या आउटर वन लेयर इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर और आउटर वन लेयर इज एपिडर्मिस। और ये थिक रहती है। एपिडर्मिस कैसी लेयर है? तो लिखिए थिक लेयर्ड वॉल, थिक लेयर्ड वॉल। थिक लेयर्ड वॉल। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम, एनसीईआरटी देखा ना, दिया है कि नहीं दिया? हाँ, थोड़ा सा डायग्राम हिला हुआ है, पर यहाँ पर आप देखोगे ये जो एपिडर्मिस है ना बाहर वाली, आप अगर इसका मैं डायग्राम भेजती हूँ, यहाँ पर इसके एंड में यहाँ एक अलग सेल प्रेजेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, अब ग्रुप पे भेज रही हूँ, देखिएगा। देखिए, अब वहां पर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पर इसमें कलर की वजह से समझ में आ रहा है। स्ट्रोमियम स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रोमियम पे क्लिक करके देखिए, स्ट्रोमियम दिखा? तो लिखिए बिटवीन पोलन सैक, बिटवीन पोलन सैक, ये यहाँ कहीं प्रेजेंट है ना। ये पोलन सैक जो है इनके बीच में, बिटवीन पोलन सैक इन एपिडर्मिस, इन दो सैक के बीच में एपिडर्मिस वाली लेयर में, बिटवीन पोलन सैक इन एपिडर्मिस lies a special area called stomium, lies a special area called stomium। मतलब हमारे जो दो पोलन सैक हैं इन दोनों के बीच में जब हम एपिडर्मल लेयर, और किसी लेयर में नहीं, कौन सी लेयर में, एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको कह रहे हैं स्ट्रोमियम। अब इस स्ट्रोमियम का फंक्शन लिखिए, स्ट्रोमियम क्या करता है? स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम का फंक्शन लिखिए dehiscence, DEHISCENC, dehiscence of anther to release pollen। ये क्या करता है? जब पॉलन रिलीज करने का टाइम रहता है, तो जब इस एंथर को ओपन करना है तो कौन हेल्प कर रहा है? स्ट्रोमियम। तो लिखिए dehiscence of anther, DEHISCENC, dehiscence of anther
टू रिलीज पोलन। स्ट्रोमियम का फंक्शन समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है? एक हमने डेसेंस लाइन पढ़ी थी, तो और ये क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो इस एंथर को ओपन करने में हेल्प करता है ताकि ये पोलन ग्रेन रिलीज कर सके। तो स्ट्रोमियम कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? ठीक है, और क्या करता है? एक तरीके से पोलन ग्रेन को रिलीज करने में, एंथर को ओपन करने में, टियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आइए हमारी सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर है हमारी एंडोथीशियम। यहां हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, स्ट्रोमियम प्रेजेंट है। और ये कैसा लगता है? आउटर मोस्ट एंड थिक। चलिए आइए एंडोथीशियम। देखा, ये बाहर वाली हमारी एपिडर्मिस हो गई, इसके बाद ये येलो दिख रही है। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर ये क्या है? दिस इज सेकेंड लेयर बीनीथ या फिर बिलो एपिडर्मिस। कहां प्रेजेंट है? बीनीथ या फिर बिलो एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर प्रेजेंट बीनीथ या बिलो एपिडर्मिस। अब यहां पर लिखिए जो एंडोथीशियम की सेल्स रहती है, लिखिए सेल्स ऑफ दिस लेयर, ये सेल करके ऐसे लिख लो, दिस लेयर हैव में रहती है सेल्यूलोजिक एंड फाइब्रस थिकनिंग। तो इस लेयर में हमको क्या मिलता है? सेल्यूलोज एंड फाइबर, है ना? ये जो हमारी एंडोथीशियम लेयर है, इसमें हमको मिलता है सेल्यूलोज एंड फाइब्रस की थिकनिंग। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज और एंथर भी क्या हेल्प करते हैं? लिखिए हेल्प्स इन, ये क्या कराता है? हेल्प्स इन डेhiscence या फिर स्प्लिट। अब सही वर्ड समझ में, स्प्लिट करना, स्प्लिट ओपन करना। हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर ड्यू टू, हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये क्या करता है? हेल्प्स इन dehiscence of anther due to हाइड्रोस्कोपिक नेचर। हाइड्रोस्कोपिक नेचर का मतलब पानी एब्जॉर्ब करना। ये अपने अंदर क्या कर लेता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्रैकेट में लिख लिए वाटर एब्जॉर्बिंग। अब हमने भी पढ़ा ना कि जब कोई चना या कोई चीज हम भिगाते हैं तो उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो स्प्लिट होकर होता है। तो वैसे ये जो एंडोथीशियम लेयर है, इसकी सेल्स के अंदर सेल्यूलोज और फाइब्रस की थिकनिंग रहती है, जो कि कैसी रहती है? हाइग्रोस्कोपिक रहती है नेचर में, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर इस एंथर को स्प्लिट ओपन करने में हेल्प करती है। तो दो चीजें जो अभी तक डेhiscence में हेल्प कर रही है वो हमने पढ़ा, स्ट्रोमियम जो एपिडर्मिस में, और उसके बाद फाइब्रस एंड सेल्यूलोजिक थिकनिंग जो कि कहाँ है? एंडोथीशियम में। दोनों लेयर समझ में आई? किसकी लेयर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब एंथर में कौन कौन सी लेयर है। ठीक है, अब लिखिए थर्ड मिडिल लेयर। ये आ गई हमारी मिडिल लेयर। देखिए कितनी मोटी है। दिस इज दी मिडिल लेयर। ये क्या है? थर्ड लेयर, थर्ड लेयर इनर टू एंडोथीशियम। दिस इज अ थर्ड लेयर इनर टू एंडोथीशियम। ये कैसी रहती है? जो थर्ड लेयर रहती है, ये रहती है इफेमरल। इफेमरल मतलब
शॉर्ट लिव्ड। ये कैसी रहती है मिडिल लेयर? इफेमरल, मतलब शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्यों? क्योंकि डीजेनरेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब ये परमानेंट नहीं है, कुछ दिन ही रहती है, इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं? इफेमरल। तो अगर पूछा जाए अमॉन्ग विच ऑफ द लेयर इन एंथर, विच लेयर इज इफेमरल या शॉर्ट लिव या टेम्पररी, कौन सी है? इफेमरल का मतलब याद रहेगा कोई चीज जो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े पीरियड के लिए आई हो। तो थर्ड लेयर इज इफेमरल। चले आगे। अब आता है हमारा, देखिए उन्होंने बताया एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और फिर हमारी ये मिडिल लेयर, तीनों मिलकर बनाती है प्रोटेक्टिव रोल। इनका काम क्या है? किसका? क्योंकि इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन। तो ये सब इनके प्रोटेक्शन के लिए तीन लेयर है, ठीक है। इसके बाद हमारी इनर मोस्ट लेयर, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बाहर जो मेन लेयर है इसको कहते हैं टैप्टम। तो फोर्थ लेयर क्या है? टैपेटम। फोर्थ लेयर इज टैपेटम। फोर्थ लेयर इज टैपेटम, ठीक है। इसके सामने लिखिए इनर मोस्ट लेयर। टैपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर लिखिए, इट सराउंड स्पोरोजेनस टिश्यू, है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? टैप्टम। इट सराउंड स्पोरोजेनस टिश्यू। और बहुत इंपॉर्टेंट काम देखिए इसका क्या है? नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब हमारे घर में हमारी मदर हमारी प्रोटेक्शन करती है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सोल्जर आके मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, वो करते हैं हमारी प्रोटेक्शन। फर्स्ट डिफेंस के लिए हमारी कौन है? हमारी मदर। हमारे नरिशमेंट के लिए, हमें स्कूल भेजने के लिए, हमें खाना खिलाने के लिए, हमारी टेक केयर करने के लिए। तो है तो सोल्जर भी हमें बचाने के लिए, पर है तो पुलिस भी हमें बचाने के लिए, पर क्या वो हमें आगे खाना खिलाएंगी? तो वैसे ही यहाँ हमने बहुत सारी लेयर्स तो देखी जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, पर एक्चुअल में जो ख्याल रखेगी, जो नरिश करेगी, जो बड़े होने में मदद करेगी, वो है टैप्टम, जो इसकी क्या है? एक तरीके से मदर, ठीक है। तो लिखिए इसका मेन काम है टैप्टम का नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो टैप्टम की सेल रहती हैं वो कैसे रहती हैं? इनका साइटोप्लाज्म डेंस रहता है, सेल का जो फ्लूइड है वो कैसे रहेगा? डेंस एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब इन शॉर्ट एक मैं रिवीजन दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग फिर से रिवाइज करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, दैट इज एंड्रोशियम या स्टेमेन। स्टेमेन में हमने दो चीजें पढ़ी, एंथर एंड, अब जो ये फिलामेंट है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये होल्ड करके रखता है एंथर को, इसका एक एंड एंथर को होल्ड करता है और दूसरा एंड थैलेमस या पेटल से अटैच रहता है, ठीक है। अब ये जो एंथर है ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है, और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होकर बना लेता है पॉलन सैक, जिसके अंदर रहते हैं पॉलन ग्रेन, जो है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेट हमें मिला। अब ये भी ऐसे नहीं रहेगा, अभी आप पढ़ोगे कि ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, अभी मैंने जनरल बताया। अब हमने बात करी कि इसमें लेयर्स, अगर एंथर को मैं कट कर दूं बीच से,
तो अगर ये मेरा एंथर मैंने कट किया तो अब मुझे क्या दिखेगा इसमें, तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, फिर कैप्टम और सबसे अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें है माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यूज और जो बनेंगे आगे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो लेयर समझ में आई पूरी। एक बार इसको रीड करिए 2 मिनट में और फिर मुझे बताइए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये डिवाइड कैसे होते हैं, मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन्स। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं। चले, क्लियर हो गया? कुछ डाउट नहीं है इसमें? चलिए, तो प्राइमरी ये एमएमसी क्या है? माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, है ना? ये कहाँ रहती हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम में। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल क्या थी? यंग एंथर में मेरिस्टेमेटिक सेल है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग सेल, इनको हमने कहा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब हेडिंग डालिए स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज मैं नाप तो देके गई थी ना, मैं आपको नाप तो देके गई थी। चलिए, फ्री तो नहीं हूँ, मैं देखती हूँ अगर आप पहुँचा पाई तो। हमेशा आपके पास है तो मेरी ना, आप उससे कट कर दीजिए, वो एकदम सही नाप है, आपने खुद ही तो ली थी। चलिए, मैं ला के दूंगी आपको कल में।
चलिए, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, देखिए, these are the tissues found in, these are the tissues found within microsporangia। कैसे टिश्यूज हैं? फाउंड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब कहाँ पे मिलते हैं ये? पॉलन सैक में। तो पॉलन सैक में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यूज मिलते हैं उसको कह रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और यही जब हम यंग एंथर की बात करते हैं तब होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। और इसमें अगर क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं? होमोलोगस मेरिस्टेमेटिक सेल, एक जैसी मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, चलिए, tissues found within microsporangium of anther, microsporangium of anther। और इसमें क्या रहता है? these tissue contain, अभी मैंने बताया था क्या रहता है इसके अंदर? contain diploid cell, मतलब 2n वाली सेल, जिसको हमने क्या कहा था? पीएमएस, पोलन मदर सेल। नहीं, माइक्रोस्कोपिक मदर सेल है ना? क्या? माइक्रोस्कोपिक मदर सेल। और ये माइक्रोस्कोपिक मदर सेल डिफरेंशिएट करके बनाएगी पोलन मदर सेल। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? अब यहाँ देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर का बनना क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी स्पोरोजेनस टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यूज रहते हैं उनको कह रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। वो सभी टिश्यूज जब डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं क्या? माइक्रोस्पोर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्योंकि ये टर्म बहुत एक जैसे हैं तो आपको इसीलिए मैं इतना स्लोली पढ़ा रही हूँ, इसको दिमाग में बैठाओ। चलो, हो गया था? चले आगे। अब देखिएगा कि एक्चुअली में हमारे पोलन कैसे बन रहा है। तो ये टेप्टम, ये हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके बाद टेप्टम के बाहर क्या रहेगी? मिडिल लेयर। उसके बाद एंडोथीसियम। उसके बाद अब अंदर की बात करते हैं। टेप्टम के अंदर स्पोरोजेनस, दीज आर दी सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, मैंने बताया था ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है और ये नहीं। हमारी इसकी सेल्स, टेप्टम की जो सेल्स रहती है कैसी रहती है? थिक
साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब स्पोरोजेनस की बात करते हैं। ये जो सेल्स है ना स्पोरोजेनस, इनको क्या कहते हैं? दीज आर सेम पोलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो इसके अंदर टिश्यूज हैं, जो इसके अंदर सेल्स हैं, वो सभी सेल्स किसकी तरह एक्ट करती हैं? या तो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, पहले ये लिखिए, ईच सेल इन स्पोरोजेनस टिश्यू, ईच सेल इन स्पोरोजेनस टिश्यू act as pollen mother cell और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होगा इसके बाद? देखिए, यहां तक लिख लिया, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। चले आगे। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? मैंने बताया ना आपको। हाँ, हमारी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? 2n। ठीक है, लिखो ये। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब देखो मैं एमएमसी बात कर रही हूँ तो पीएमसी की बात हो गई, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी। तो ये एमएमसी में होता है सबसे पहले मियोसिस 1, मियोसिस 1, और ये फॉर्म कर देता है 2 हैप्लॉइड सेल। ये कैसी थी? 2n, 2n थी, और यहाँ मियोसिस 1 हुआ तो 2 हैप्लॉइड सेल बन गई। 2 हैप्लॉइड मतलब n। ठीक है, इसके बाद लिखा नहीं पूरा। द सेल फर्दर अंडरगोज मियोसिस 2। एमएमसी में जो थी 2n, इसमें हुआ मियोसिस 1 और बन गई 2 हैप्लॉइड सेल। मतलब कि 2 सेल तो बनी, पर कैसी? n, 2n से। अब इसके बाद होगा मियोसिस 2 और फॉर्म आर टोटल ऑफ 4 क्लस्टर टुगेदर, और बन जाएगी 4 हैप्लॉइड सेल। मतलब कि 4 सेल बनेंगी पर n। ठीक है, और इस 4 हैप्लॉइड सेल को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बस ये फ्लो चार्ट बना लो। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना? देखो मैं बता रही हूँ, सुनो पहले फिर लिखना। सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। हर सेल जो इसके अंदर है, ढेर सारी सेल है, मल्टीपल सेल है, इन सेल को हमने कहा पीएमसी या एमएमसी। ये पीएमसी एमएमसी जो कि डिप्लॉयड है, इसके अंदर होगा मियोसिस 1 और बनेगी 2 डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉइड सेल, और उसके बाद होगा मियोसिस 2, बनेगी 4 हैप्लॉइड सेल। अब क्योंकि 4 हैप्लॉइड सेल बन रही है तो इसको कह रहे हैं माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर का टेट्राड 4। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बन रहा है? इसके थ्रू एमएमसी से, पीएमसी से, एमएमसी से, और किस प्रोसेस से? मियोसिस, मियोसिस से। ठीक है, फोर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन कैसे बनी? हो गया। ये मेरा फ्लो चार्ट बनाया आप लोगों ने? चलो, अब ये तो हमने एक ही बात करी, ऐसे ही सारी सेल जो है यही प्रोसेस से जाएंगे और बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब यहाँ रुको, एक चीज लिखना भूल गए। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होगा? लिखिए, एज एंथर मैच्योर, एज एंथर मैच्योर, दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है
this microspore tetrad will separate and develop into pollen grain. ठीक है, तो पीएमसी से हमारी पॉलन ग्रेन कैसे बनी? एक पीएमसी 4 पॉलन ग्रेन बना रही है, एक एमएमसी 4 पॉलन ग्रेन बना रही है। और ये पीएमसी एमएमसी क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? हम बहुत स्लो चल रहे हैं इन टॉपिक्स पे क्योंकि आपको समझ आए अच्छे से। ठीक है, चलो चले आगे। यहां तक क्लियर हुआ? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा है, पहला हैगा ये जो लेयर्स हमने पढ़ी एंथर की, दूसरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, पीएमसी से पॉलन ग्रेन तक का सफर। ठीक है, बताओ। हो गया? बताओ दोनों, मतलब क्या है, क्या आंसर? फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाओ मुझे। क्या पूछा है? एक माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन मदर सेल, पीएमसी मतलब और क्या नाम है उसका? माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, है ना। इन्होंने बताया कि कितने माइक्रोस्पोर को बनाएंगी। माइक्रोस्पोर क्या होता है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना टॉपिक समझाने का गलत कैसे हो सकता है आंसर? अच्छा, वन आंसर क्यों है? चला है, वन आंसर क्यों था तुम्हारा? श्रेयांश, शिवांश तुम बताओ, वन क्यों बोला? वन माइक्रो एक वर्ग यहाँ पे चार अलग अलग है, तो एक नहीं, एक बनता है। उल्टा कुछ भी बोल रहे हो, जो मैंने बताया वही उल्टा। मैंने कहा था एक 4 बनाएगा ना, अभी मियोसिस 1 मियोसिस 2 क्यों कराया था? क्या नहीं समझ आया बताओ? तुम्हारे क्या समझा वो बताओ मुझे। गलत ही समझा, पर तुम्हें क्या समझ आया वही बताओ। मुझे ये समझ आया जैसे माइक्रोस्कोप एमएमसी या पीएमसी एक है, जो उसका डिवीजन तो क्या ही होगा, एक ही होगा। तो ये जो थी इसमें पढ़ा रही थी, होगा क्या? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने क्या बनाया? ये माइक्रोस्कोप टेट्राड में क्या बोल रही थी? तो फिर एक से एक क्यों लगा? मतलब मैं बोल रही लग कैसे सकता है, जब पढ़ाया अभी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, वर्ड आया था माइक्रोस्पोर टेट्राड, याद है? तो टेट्राड, माइक्रोस्पोर मतलब जो मेल गैमेट है, और टेट्राड मतलब 4। तो ये वन आंसर कैसे हुआ? मुझको तो ये शौक लग रहा है यार, सैटरडे छोड़ो, अगले हफ्ते छोड़ो, अभी पढ़ाई हुई चीज का आंसर कैसे गलत हो सकता है? क्या लग रहा था तुमको, क्या लग रहा था शायद इसमें? मतलब एक से एक क्यों लगा, एक से 4 क्यों नहीं लगा, मुझको ये जानना है। अभी अभी मैं बताई ना कि 1 से 4 बनेगा और फिर वो 4 सेपरेट हो जाएंगे मैच्योरिटी पे। अभी क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ शना बताओ? मतलब अगर एमएमसी है एक पीएमसी, अगर उसका हमको जो भी पढ़ा है ना, टॉपिक पूरा रिवाइज करो और उसके बाद ये आंसर फिर से बताओ। जल्दी से खुद से रिवाइज करो, कोई एक जन सुनाएगा ठीक है हमें पूरा, तो इसीलिए उसका रिवीजन अच्छे से करो। जिन्हीं ने 4 बताया है,
अभी समझ में क्यों हुआ आपको? खुद से रीड किया, मुझे समझ में आ गया। मैं क्या उम्मीद करती है अगले हफ्ते के टेस्ट, क्या सोचते तुम लोग इतने स्पॉन्टेनियस आंसर देते हो? यही रीजन है, पहले पढ़ो तो क्या है, एकदम दोनों तुरंत एक है एक है, पूरा वही टॉपिक पढ़ाया है अभी भाई। हो गया? तो माइक्रोस्पोर इज, ठीक है, माइक्रोस्पोर से हमारा था ना पॉलन। ईच हैप्लॉइड, अभी माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पॉलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर में डिफरेंस क्या है? टीएमसी एमएमसी और माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या होगा सोचो। अरे भाई एक हैप्लॉइड है एक डिप्लॉइड है, ये नहीं बता पा रहे थे? एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है? एमएमसी, एमएमसी डिप्लॉइड है और पीएफसी डिप्लॉइड है। अरे भाई तेरा दिमाग किधर है भाई शनाया? टीएमसी एमएमसी तो एक ही चीज है, मैंने बताया ना। तो कह रही हो एक वही चीज, लड़की भी वही चीज लड़का भी यही, कैसी बात कर रही हो भाई? टीएमसी एमएमसी एक ही चीज है, उससे बन रहा है हमारा माइक्रोस्पोर या पॉलन। तो माइक्रोस्पोर और पॉलन हैप्लॉइड हुआ और पीएमसी एमएमसी क्या हुआ? डिप्लॉइड। क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको? आज मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी और इसको रिवाइज करो, ठीक है? ये क्लियर होना चाहिए एकदम बेसिक। ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मैच्योर टू फॉर्म अ हैप्लॉइड पॉलन, ठीक है? द मैच्योरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व फर्दर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है? अब इस माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है हमारा पॉलन, वही फर्दर माइटोटिक डिवीजन के बाद बन जाएगा, ठीक है? दे आर रफली सेम, सिर्फ उनके अंदर कुछ माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये दोनों क्या है, माइक्रोस्पोर या पॉलन दोनों हैप्लॉइड है और पीएमसी एमएमसी डिप्लॉइड है, ठीक है? अब देखिए एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, अच्छा ओके सॉरी, बहुत बेसिक डिफरेंस है, दोनों हैप्लॉइड जरूर रहेंगे पर चेंज कैसे आता है मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है? ये है हमारा माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस है और वैक्यूल है, ठीक है? ये अभी माइक्रोस्पोर है। अब ये पॉलन कब कहलाएगा ये आपको हम बताएंगे, पर दोनों नेचर में कैसे है? हैप्लॉइड, दोनों कैसे है? देखिए अब इस माइक्रोस्पोर में होगा माइटोसिस 1, माइटोसिस 1, मियोसिस नहीं, माइटोसिस 1, ठीक है? न्यूक्लियस ऑफ, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक चेंज क्या है वो बताऊंगी। न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोस एसिमेट्रिकल माइटोसिस एंड फॉर्म टू नोड, एक सेल थी दो वैक्यूल था, अब इन्होंने माइटोसिस करके दो अनइक्वल सेल बनी, मतलब एक बड़ी एक छोटी, ठीक है? एक सेल से दो सेल बनी पर अनइक्वल, एक बड़ी एक, ठीक है? एक सेल से बनी एक छोटी एक बड़ी सेल, ठीक है? इसके बाद एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, दो अनइक्वल सेल मिली, एक सेल है वेजिटेटिव और दूसरी है जनरेटिव, ठीक है? वेजिटेटिव मतलब लार्ज वाली एंड जनरेटिव मतलब स्मॉल वाली, ठीक है? टुगेदर दे फॉर्म अ टू सेल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछा जाए कि टू सेल स्टेज कब कहलाएगी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन क्वेश्चन है। टू सेल स्टेज तब कहलाएगी जब एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल है ना? माइक्रोस्पोर जब डिवाइड होके एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल बना दे रहा है अनइक्वल, एक बड़ी एक छोटी। कहां तक लिखा है? माइक्रोस्कोप टेट्राहेड्रॉन तक, उसके सामने एरो बना के नीचे लिखिए दिस विल, लिखाया तो था मैच्योर एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर, लिखा था ना, दिस विल मैच्योर एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर। अब लिखिए माइक्रोस्पोर टू, अरे यार बेटा ये उसने बताया था शनाया ने, मैंने उसको करेक्ट किया, पीएमसी एमएमसी डिप्लॉइड है और हमारा जो माइक्रोस्पोर और पॉलन जो है वो हैप्लॉइड है। अभी मैं लिख दे रही हूँ, तुमने बोला और वो कह रही है मैम हमने पीएमसी एमएमसी तो अभी डिप्लॉइड बताया था, इतना हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया कि मैं ही कंफ्यूज हो। पीएमसी कहाँ मैंने बताया था, अभी रुको तुमको तो स्लाइड दिखाएंगे,
लिखा था कि नहीं लिखा था मैंने? ये अंजलि ये क्या है? ये क्या है? 2n मतलब डिप्लॉयड होता है क्या? मैंने तो बताया था पीएमसी एमएमसी क्या है? डिप्लॉयड है। और हमारा पॉलन और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड है। अभी समझ में आ गया अंजनी क्या हैप्लॉयड है क्या डिप्लॉयड है? चलिए अब माइक्रोस्पोर से एक्चुअल में हमारा पॉलन कैसे बन रहा है मैंने आपको बताया। माइक्रोस्पोर में क्या है? वैक्यूल है और न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस माइटोसिस से माइटोटिक डिवीजन करकर दो अनइक्वल सेल्स बनाएगा। एक सेल है हमारी वेजिटेटिव, एक है, अब इस स्टेज को हम कहते हैं टू सेल स्टेज। क्या लिखो? माइक्रोस्पोर टू पॉलन, हेडिंग डालो माइक्रोस्पोर टू पॉलन। दोनों कैसा है? हैप्लॉइड। अब यहां लिखो each haploid microspore mature to form a haploid pollen. The maturation process involves further mitotic division. ये लाइन लिखो पूरी। further mitotic division. लिख लिया? क्या क्या लिखा? ये लिख लिया? अब इसमें लिखिए माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में क्या क्या है। माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर एक तरफ लिखो वैक्यूल, एक तरफ लिखिए न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहां पर आई हमारी, अब देखिए न्यूक्लियस ऑफ द, में पूरा पॉइंट ये लिखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोस एसिमेट्रिकल माइटोसिस एंड फॉर्म टू अनइक्वल सेल। ये लाइन समझ में आ गई? लाइन समझ में आई कि नहीं? ये शनाया क्या बोल रहे हो? तो जो न्यूक्लियस में जो एसिमेट्रिकल माइटोसिस, जो माइटोसिस डिवीजन होगा उसमें अनइक्वल डिवीजन होगा। मतलब एसिमेट्रिकल एक छोटा और एक बड़ा सेल्स बनेंगी, है ना? एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट,
ये सिमेट्रिकल डिवीजन से क्या बन रही है, टू अनइक्वल सेल, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल, इसको क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव। ये जो हमारी बड़ी सी सेल दिख रही है ये है वेजिटेटिव, और इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी सेल रहेगी जिसको कह रहे हैं जनरेटिव। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए दोनों सेल्स में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं सिर्फ ये टॉपिक आज कराऊंगी और इसको आप बैठ के अभी पूरा रिवाइज करना, ठीक है? बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बस ये है कि आपको समझना है ना? ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक, इसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं। चले आगे। तो दो सेल स्टेज या टू सेल स्टेज कब कहलाएगी, जब हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो माइटोटिक डिवीजन के बाद जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना दे। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल साथ में कहलाती है टू सेल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है? चले आगे चलते हैं। आप देखिए लार्ज साइज वेजिटेटिव सेल के बारे में लिखो, बड़े साइज की रहती है, इसमें खूब सारा खाना रहता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस कैसा रहता है। अब यहाँ अपने ये नाम से बता रही है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, मतलब एक रिप्रोडक्शन में काम आएगी और एक वेजिटेटिव काम में काम आएगी, मतलब उसको नरिशमेंट। तो ये जो बड़ी वाली जिसमें ढेर सारा खाना, ये बड़े साइज की इसीलिए क्योंकि इसमें अबेंडेंट फूड है, ठीक है? तो इसका काम है वेजिटेटिव। दो रोल होते हैं, वेजिटेटिव मतलब नॉन सेक्सुअल एंड या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव, और जनरेटिव मतलब रिप्रोडक्टिव, है ना? तो जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या कर रही है, खाना नरिशमेंट पहुंचाएगी हमारे पॉलन को, और इरेगुलर शेप की है और ढेर सारा फूड है। लिख लिया? चले आगे। चले देखिए जनरेटिव सेल जो छोटी सी है, स्मॉलर साइज, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है? सुन लो, मैं टाइम दे दूंगी। स्पिंडल शेप, ये देखिए स्पिंडल शेप, ठीक है सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल भी है, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वेरी सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखिए। हेलो, हाँ वो मैंने आपको मैसेज किया ना। अच्छा, मैं देख रही हूँ, वीडियो देखा मैंने अभी बहुत देर से। इधर है, हाथ देख लीजिए, हाथ हाथ पे है क्या टेम्परेचर? चलिए मैं नहीं, वो तो अभी वायरल की वजह से वीकनेस भी होगी। आप उनसे पूछ लीजिए अगर उसे कुछ खाना वगैरह हो तो, मैं आ ही रही हूँ। मैम वो उसकी बॉटल, उसको पानी दिला दीजिए थोड़ा, क्योंकि हाइड्रेशन। चलिए मैं आती हूँ 20 मिनट में, ठीक है? हो गया ये? तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में डिफरेंस समझ में आया? एक बड़े साइज की, एक छोटी। एक में क्या स्टोर्ड है, फूड स्टोर्ड है, दूसरी वाली का साइटोप्लाज्म विटेंस है, ये वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहती है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और ये स्पिंडल शेप की है। समझ में आया तक? अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बहुत बड़ा
चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में आप ये गैमेट कैसे बनता है, 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज कैसे हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आंसर और ये इसके बाहर की ऐसे डायग्राम बस बताया। जेनरेटिव सेल, जो हमारी जेनरेटिव सेल थी, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव सेल, डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मेल गैमेट्स। हमारी, मैंने बताया ना, रिप्रोडक्शन में मेल कौन रहेगा, हमारी जेनरेटिव सेल, वो माइटोटिक डिवीजन से बनाएगी मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। मतलब एक जेनरेटिव सेल ने डिवाइड होकर दो में डिवाइड हो गई और बन गए हमारे 2 मेल गैमेट, ठीक है। अब क्या क्या है, एक वेजिटेटिव और हमारी जो जेनरेटिव थी वो 2 में डिवाइड हो गई, तो टोटल कितनी सेल हो गई, तो ये आई हमारी 3 सेल स्टेज। तो डिफरेंस क्या है 2 सेल स्टेज और 3 सेल में, 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, 3 सेल स्टेज में वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। 3 सेल स्टेज समझ में आई कैसे होगा। चलिए चलिए लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चले आगे। अब पॉलन की स्ट्रक्चर की बात करें, अब आपको समझ में आया कैसे पॉलन बना फ्रॉम, मैंने जब पढ़ा ना माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन बना, तो मेल गैमेट कैसे बने, पहले 2 सेल स्टेज आई, माइटोटिक डिवीजन किया, फिर 3 सेल स्टेज आई, और इस 3 सेल स्टेज में हमारे पॉलेन्स बन रहे हैं। pollen grain are the male gametophyte of the flowering plant। देखिए अब समझ में मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलेन्स। तो माइक्रोस्पोर से pollen grain कैसे बने, समझ में आ गया। चले देखो, ठीक है। वेजिटेटिव सेल को और क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। वेजिटेटिव सेल को और क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखिएगा हमारा पॉलन ग्रेन बन गया। अब पॉलन ग्रेन में 2 लेयर रहती हैं, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर है, एक इंटाइन एक एक्साइन। नाम से बता रही, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली क्या, ये हम लोग कल स्टार्ट करें, अब ये अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और इसके आगे मैं कल ही बताऊंगी, तो बेसिक सारे आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ये बताइए अभी आपको 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, एमएमसी, पीएमसी एंड हमारा ये माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट सब समझ में आया। इसको बस आपको रिवाइज करके याद करना है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और इसको याद कर लेना। अभी मेरे आपसे 5 मिनट है, अगली क्लास में 10 मिनट है, इसको प्रॉपर आप लोग रीड कर लो अभी।
सुना है, कुछ समझ नहीं आया, शिवांग से पूछे ना, उसको समझ में आ गया है। गलत गलत नहीं, पीएमसी डिप्लॉयड, एमएनसी हिप्लॉयड कर रही थी अभी।